क्या होता है जब हम किसी इंसान को सिर्फ उसके बाहरी व्यवहार से आंक लेते हैं, बिना ये जानने की कोशिश किए कि उसकी मुस्कान के पीछे कितने आंसू और उसकी खामोशी के पीछे कितना बड़ा तूफान छिपा है। क्या अनुशासन का डंडा इंसानियत और संवेदना से बड़ा हो सकता है? ये कहानी एक ऐसी ही सख्त और उसूलों की पाबंद टीचर की है जिसके लिए स्कूल के नियम ही सब कुछ थे, और एक ऐसे 15 साल के छात्र की है जो हर रोज खामोशी से स्कूल में सजा कबूल करता था अपनी लेट आने की आदत के लिए। वो टीचर उसे एक अनुशासनहीन और लापरवाह लड़का समझती रही और उसे रोज पूरी क्लास के सामने जलील करती रही। लेकिन उसे कहाँ पता था कि जिस लड़के की हथेलियों पर वो रोज बैंत मारती है, वो छोटी सी हथेलियां हर सुबह सूरज निकलने से पहले अपने परिवार का बोझ उठाने के लिए अखबारों के बंडल उठाती हैं। ये कहानी उस पल की है जब उस टीचर की आंखों से उसूलों का पर्दा हटा और सच्चाई का एक ऐसा मंजर सामने आया जिसने ना सिर्फ उसके बल्कि पूरे स्कूल के होश उड़ा दिए। ये कहानी उस गुमनाम संघर्ष और उस अप्रत्याशित करुणा की है जो आपकी आत्मा को झकझोर कर रख देगी। लखनऊ, सुबह की धुंध में लिपटा अपनी नवाबों वाली रवायतों और आधुनिकता के संगम में जीता हुआ एक शहर। इसी शहर के एक पुराने मध्यम वर्गीय इलाके में आदर्श विद्या मंदिर नाम का एक स्कूल था। यह स्कूल अपनी पढ़ाई और कड़े अनुशासन के लिए पूरे इलाके में मशहूर था, और इस अनुशासन की सबसे बड़ी मिसाल थी 10वीं कक्षा की क्लास टीचर श्रीमती शारदा यादव। शारदा जी करीब 45 साल की एक ऐसी महिला थीं जिनके लिए उनके उसूल और स्कूल के नियम ही सब कुछ थे। वो पिछले 20 सालों से इसी स्कूल में विज्ञान पढ़ा रही थीं। उनका मानना था कि जीवन में सफलता का एकमात्र रास्ता अनुशासन है। जो छात्र समय का पाबंद नहीं, वो जिंदगी में कभी कुछ हासिल नहीं कर सकता। उनकी क्लास में हर छात्र को पता था कि अगर सुबह की प्रार्थना की घंटी बजने के बाद कोई क्लास में दाखिल हुआ तो सजा मिलनी तय है। उनकी सख्ती का सबसे बड़ा शिकार था उनकी ही क्लास का एक छात्र साहिल। 15 साल का एक दुबला पतला सहमा सा लड़का जिसकी आंखें हमेशा झुकी रहती थीं और चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी पसली रहती थी। साहिल की एक आदत थी जो शारदा जी की नज़रों में उसका सबसे बड़ा गुनाह था। वो रोज स्कूल लेट आता था। ये एक दिन की बात नहीं थी, ये रोज का सिलसिला था। स्कूल की पहली घंटी सुबह ठीक 8 बजे बजती थी और साहिल हमेशा 8:10 या 15 मिनट पर हांफता हुआ पसीने में तरपतर क्लास के दरवाजे पर आके खड़ा हो जाता। उसका स्कूल यूनिफॉर्म कभी पूरी तरह साफ नहीं होता था। उसके बाल बिखरे होते थे और उसके जूतों पर धूल की एक परत जमी होती थी। और रोज की तरह शारदा जी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता। फिर से लेट साहिल, तुम्हें कोई शर्म है या नहीं? क्या तुम्हारे घर में घड़ी नहीं है या तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है? शारदा जी की कड़क आवाज पूरी क्लास में गूंजती। साहिल कोई जवाब नहीं देता। वो बस सिर झुकाए एक मुजरिम की तरह खड़ा रहता। चलो बाहर निकलो, हाथ आगे करो। और फिर पूरी क्लास के सामने शारदा जी अपनी पतली सी बैंत से उसके कांपते हुए हाथों पर 2-4 बैंत जड़ देती। कभी कभी वो उसे पूरी क्लास के दौरान बाहर खड़ा रखती, तो कभी उसे 100 बार मैं कल से समय पर आऊंगा लिखने की सजा देती। क्लास के बाकी छात्र उस पर हंसते, उसका मजाक उड़ाते। लेट लतीफ साहिल उसका नाम पड़ गया था। शारदा जी ने हर तरीका अपना कर देख लिया था। उन्होंने उसे प्यार से समझाया, डांटा, सजा दी, उसके माता पिता को बुलाने की धमकी दी, लेकिन कुछ नहीं बदला। साहिल रोज लेट आता और रोज खामोशी से अपनी सजा कबूल करता रहता। उसकी इस जिद और खामोशी ने शारदा जी को और भी ज्यादा चिड़चिड़ा बना दिया था। उन्हें लगता था कि ये लड़का जानबूझ के उनकी अथॉरिटी को चुनौती दे रहा है, उनकी बेइज्जती कर रहा है। वो मन ही मन उसे एक बिगड़ा हुआ, लापरवाह और नाकाबिल छात्र मान चुकी थी। साहिल की दुनिया स्कूल की उस 4 दीवारी से बहुत अलग थी। वो लखनऊ की एक ऐसी झुग्गी बस्ती में रहता था जहां जिंदगी हर रोज एक नई लड़ाई लड़ती थी। उसका घर टीन और तिरपाल से बनी एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें वो अपनी माँ और अपनी छोटी बहन गुड़िया के साथ रहता था। उसके पिता, जो एक फैक्ट्री में मजदूर थे, 2 साल पहले एक हादसे में गुजर गए थे। घर का सारा बोझ उसकी माँ कमला पर आ गया था। कमला लोगों के घरों में झाड़ू पोंछा करके जैसे तैसे घर चलाती थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से वो भी बीमार रहने लगी थी। दिन रात की मेहनत और चिंता ने उसके शरीर को खोखला कर दिया था। डॉक्टर ने उसे आराम करने की सलाह दी थी, लेकिन अगर वो आराम करती तो घर का चूल्हा कैसे जलता? ये सब
15 साल का साहिल अपनी खामोश आंखों से देखता था। वो देखता था कि कैसे उसकी माँ दर्द में भी काम पर जाती है, कैसे उसकी छोटी बहन एक टूटी हुई गुड़िया से खेलकर खुश हो जाती है, कैसे घर में कभी कभी सिर्फ नमक रोटी पर गुजारा होता है। उसका छोटा सा नाजुक सा दिल इन सब चीजों को देखकर बहुत रोता था। एक रात जब उसने अपनी माँ को खांसते खांसते पूरी रात जागते हुए देखा तो उसने एक फैसला कर लिया। उसने फैसला किया कि अब वो अपनी माँ पर और बोझ नहीं डालेगा। वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने घर की जिम्मेदारी भी उठाएगा। अगली सुबह जब शहर गहरी नींद में सो रहा था, साहिल सुबह 4 बजे उठ गया। उसने चुपचाप घर का दरवाजा खोला और अंधेरे में ही शहर के मुख्य अखबार वितरण केंद्र की तरफ चल पड़ा। वहां उसने अखबार के एजेंट से बात की। मैं अखबार बेचना चाहता हूं साहब। एजेंट ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। इतनी कम उम्र में स्कूल नहीं जाते? जाता हूं साहब, लेकिन मुझे काम की बहुत जरूरत है। मैं बहुत मेहनत करूंगा। एजेंट मान गया और उस दिन से साहिल की जिंदगी का एक नया और बहुत ही मुश्किल अध्याय शुरू हो गया। उसकी सुबह अब अलार्म की घंटी से नहीं बल्कि अंधेरे के सन्नाटे से होती थी। वो रोज सुबह 4 बजे उठता। सबसे पहले वो अखबार के बंडल लेने जाता। फिर वो अपनी पुरानी लड़खड़ाती हुई साइकिल पर उन भारी बंडलों को लादकर शहर की अलग अलग कॉलोनियों में अखबार बांटने निकलता। कड़ाके की ठंड हो या तेज बारिश, वो कभी रुकता नहीं। वो जानता था कि अगर वो रुका तो उसके घर का चूल्हा भी रुक जाएगा। अखबार बांटने के बाद करीब 6:30 बजे वो शहर के सबसे व्यस्त चौराहे हजरतगंज पहुंच जाता। वहां वो ट्रैफिक सिग्नल पर चलती गाड़ियों के बीच दौड़ दौड़कर अखबार बेचता। आज की ताजा खबर, ले लो साहब अखबार। उसकी पतली सी आवाज गाड़ियों के शोर में कहीं खो जाती। कुछ लोग उससे अखबार खरीद लेते तो ज्यादातर उसे डांट कर भगा देते। ये सब करते करते उसे 7:30 बज जाते। फिर वो वहां से सीधा अपने घर की तरफ भागता। रास्ते में जो भी 10-15 रुपए की कमाई होती वो उसे अपनी माँ के हाथ में रख देता। फिर वो जल्दी जल्दी बिना नाश्ता किए अपनी स्कूल की यूनिफॉर्म पहनता, अपना बस्ता उठाता और स्कूल की तरफ दौड़ लगा देता। उसका स्कूल उसकी बस्ती से करीब 3 किलोमीटर दूर था। वो जितना भी तेज दौड़ता, उसे स्कूल पहुंचते पहुंचते 7:15 बज ही जाते। और वहां स्कूल के गेट पर उसकी रोज की सजा उसका इंतजार कर रही होती। वो जानता था कि उसे डांट पड़ेगी, मार पड़ेगी, जलील होना पड़ेगा, लेकिन उसने कभी किसी को, अपनी टीचर को भी अपनी इस सुबह की कहानी के बारे में नहीं बताया। उसे शर्म आती थी। उसे डर लगता था कि अगर स्कूल में किसी को पता चल गया तो लोग उसका और भी मजाक उड़ाएंगे। और सबसे बढ़कर वो अपनी माँ को दुखी नहीं करना चाहता था। वो खामोशी से सब कुछ सह लेता क्योंकि उसके लिए क्लास में मिलने वाली सजा जिंदगी की सख्तियों के सामने बहुत छोटी थी। यह सर्दियों की एक सर्द सुबह थी। घना कोहरा छाया हुआ था। श्रीमती शारदा यादव आज अपनी कार से स्कूल आ रही थी। वो रोज की तरह समय से थोड़ा पहले ही घर से निकल पड़ी थी। हजरतगंज चौराहे के पास लाल बत्ती पर उनकी गाड़ी आकर रुकी। वो यूं ही बाहर देख रही थी, कोहरे में लिपटी सुबह, धीरे धीरे जागते हुए शहर का नजारा। तभी उनकी नजर एक लड़के पर पड़ी। एक दुबला पतला सा लड़का जो एक पतली सी फटी हुई स्वेटर पहने गाड़ियों के बीच दौड़ दौड़कर अखबार बेचने की कोशिश कर रहा था। ठंड से उसके होंठ नीले पड़ रहे थे और वो कांप रहा था, लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सी जिद थी। शारदा जी को उस पर तरस आया। उन्होंने अपनी गाड़ी का शीशा नीचे किया और उसे आवाज दी, ए लड़के, इधर आओ, एक अखबार देना। लड़का दौड़कर उनकी गाड़ी के पास आया। उसने अखबार उनकी तरफ बढ़ाया। साहब, 5 रुपए। ये कहते कहते जब उसकी नजर शारदा जी के चेहरे पर पड़ी तो वो जैसे जम सा गया। उसके हाथ से अखबार छूटकर नीचे गिर गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। वो साहिल था और साहिल को अपनी क्लास टीचर के रूप में देखकर शारदा यादव के भी होश उड़ गए। वो अपनी कुर्सी पर जैसे पत्थर की हो गईं। ये साहिल यहां, इस वक्त, इस हालत में? उनके दिमाग में हजारों सवाल एक साथ कौंध गए। वो लड़का जिसे वो एक अमीर, बिगड़ैल और लापरवाह लड़का समझती थी, वो यहां सुबह की 7:30 बजे इस कड़ाके की ठंड में अखबार बेच रहा है। हरी बत्ती हो गई। पीछे से गाड़ियों के हॉर्न बजने लगे। साहिल घबरा कर बिना पैसे लिए वहां से भाग खड़ा हुआ। शारदा जी ने उसे आवाज देने की कोशिश की, लेकिन वो भीड़ में कहीं खो गया।
शारदा जी ने गाड़ी आगे बढ़ा दी, लेकिन उनका दिमाग, उनका दिल, सब कुछ उसी चौराहे पर रुक गया था। उनकी आंखों के सामने साहिल का वो डरा हुआ, सहमा हुआ चेहरा घूम रहा था। उन्हें अपनी कही हुई हर बात, अपनी मारी हुई हर बैंत एक जहरीले तीर की तरह अपने ही दिल में चुभ रही थी। क्या तुम्हारे घर में घड़ी नहीं है? क्या तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है? अपने ही शब्द आज उन्हें किसी गाली की तरह लग रहे थे। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें अपनी सख्ती पर, अपने अंधेपन पर, अपनी नासमझी पर बेइंतहा शर्मिंदगी और पछतावा हो रहा था। उस दिन जब वो स्कूल पहुंची तो वो सीधा अपनी क्लास में नहीं गईं। वो प्रिंसिपल के ऑफिस में गईं और उन्होंने साहिल की फाइल निकलवाई। फाइल में उसके घर का पता लिखा था। उस दिन जब 8:15 पर साहिल डरता डरता, कांपता हुआ क्लास के दरवाजे पर आकर खड़ा हुआ तो उसने देखा कि मैडम अपनी कुर्सी पर नहीं है। उसे बहुत हैरानी हुई। कुछ देर बाद चपरासी ने आकर बताया कि आज शारदा मैडम छुट्टी पर हैं। साहिल ने चैन की सांस ली। चलो, आज सजा से बच गया। लेकिन उसे कहां पता था कि आज उसकी टीचर उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी अदालत में खड़ी अपने जमीर के सामने सबसे बड़ी सजा भुगत रही थी। स्कूल खत्म होने के बाद शारदा यादव ने अपनी गाड़ी निकाली और साहिल की फाइल में लिखे पते की तरफ चल पड़ी। गाड़ी जैसे जैसे उस झुग्गी बस्ती की तंग गंदी गलियों में घुस रही थी, शारदा जी का दिल और भी ज्यादा डूबता जा रहा था। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उनका कोई छात्र ऐसी जगह पर रहता होगा। जब वो उस टीन की झोपड़ी के सामने पहुंची तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक कमजोर, बीमार सी दिखने वाली महिला खांसती हुई बाहर निकली। वो साहिल की मां कमला थी। आप कौन बहन जी? कमला ने उन्हें पहचानते हुए नहीं पूछा। मैं साहिल की टीचर हूं, आदर्श विद्या मंदिर से। शारदा जी की आवाज भर्रा रही थी। टीचर? कमला घबरा गई। उसे लगा जरूर साहिल ने स्कूल में कोई बड़ी शरारत कर दी है। क्या हुआ मैडम जी? मेरे बेटे ने कोई गलती कर दी क्या? वो थोड़ा नादान है, उसे माफ कर दीजिए। नहीं नहीं, उसने कोई गलती नहीं की है। गलती तो मुझसे हुई है। शारदा जी अब और खुद को रोक नहीं पाई। वो वहीं उस झोपड़ी की दहलीज पर बैठकर रोने लगी। कमला हैरान थी। उसने उन्हें सहारा देकर अंदर बिठाया। फिर शारदा जी के पूछने पर कमला ने अपनी पूरी दर्द भरी कहानी, अपने पति की मौत से लेकर अपनी बीमारी और साहिल के अखबार बेचने तक की सब कुछ सच सच बता दिया। उसने बताया कि कैसे वो छोटा सा बच्चा अपनी मां को बिना बताए अपने परिवार का बोझ उठाने के लिए हर सुबह अपनी नींद और अपना बचपन कुर्बान कर देता है। ये सब सुनकर शारदा जी को लगा जैसे किसी ने उनके ऊपर खौलता हुआ पानी डाल दिया हो। वो उस मां के पैरों में गिर पड़ी। मुझे माफ कर दीजिए बहन जी, मैं आपके बेटे के संघर्ष को समझ नहीं पाई। मैं उसे सजा देती रही और वो चुपचाप सहता रहा। मुझसे बड़ा पापी इस दुनिया में कोई नहीं है। कमला ने उन्हें उठाया। नहीं मैडम जी, आप ऐसा मत कहिए। आप तो गुरु हैं। साहिल तो आपका भी बेटा है। उस दिन उस छोटी सी झोपड़ी में दोनों माओं के आंसू एक साथ बह रहे थे। एक जिसने बेटे को जन्म दिया था और दूसरी जिसे आज एक बेटे का असली मतलब समझ में आया था। अगले दिन सुबह की प्रार्थना सभा में एक अभूतपूर्व घटना घटी। प्रिंसिपल के साथ मंच पर शारदा यादव खड़ी थी और उनके साथ खड़ा था साहिल। शारदा जी ने माइक अपने हाथ में लिया। उनकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें एक दृढ़ता थी। आज मैं आप सबसे और खासकर इस बच्चे से माफी मांगना चाहती हूं। पूरा स्कूल हैरान था। उन्होंने साहिल के कंधे पर हाथ रखते हुए उसकी पूरी कहानी, उसके संघर्ष, उसके त्याग की पूरी दास्तान हजारों छात्रों और टीचरों के सामने बयान कर दी। वो बता रही थीं और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। जब उन्होंने अपनी बात खत्म की तो पूरी सभा में एक गहरा सन्नाटा छा गया और फिर उस सन्नाटे को तोड़ती हुई तालियों की एक ऐसी गड़गड़ाहट गूंजी जो कभी नहीं रुकी। आज हर कोई साहिल को एक लेट लतीफ लड़के के रूप में नहीं, बल्कि एक हीरो के रूप में देख रहा था। साहिल की झुकी हुई नजरें आज पहली बार गर्व से ऊपर उठी थी। उस दिन स्कूल की स्टाफ रूम में एक मीटिंग हुई। प्रिंसिपल ने सबसे पहले साहिल की पूरी फीस आखिरी क्लास तक के लिए माफ कर दी। लेकिन शारदा यादव
सिर्फ इतने से संतुष्ट नहीं थीं। उन्होंने कहा, सर, सिर्फ फीस माफ करना काफी नहीं है। हमें इस बच्चे को उसके संघर्ष से बाहर निकालना होगा। अगर वो सुबह काम करेगा तो वो कभी भी पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं दे पाएगा। उन्होंने एक प्रस्ताव रखा, मैं अपनी तनख्वाह का एक छोटा सा हिस्सा हर महीने साहिल के परिवार को दूंगी। उनकी ये बात सुनकर बाकी के टीचर भी पीछे नहीं रहे। हर एक टीचर ने अपनी अपनी श्रद्धानुसार हर महीने साहिल के परिवार की आर्थिक मदद करने का जिम्मा उठाया। उस दिन के बाद साहिल की जिंदगी बदल गई। अब उसे सुबह 4 बजे उठकर अखबार बेचने नहीं जाना पड़ता था। अब वो रात को देर तक पढ़ सकता था। सुबह आराम से उठकर नाश्ता करके समय पर स्कूल जाता था। शारदा जी अब उसकी सिर्फ टीचर नहीं बल्कि उसकी दूसरी माँ बन चुकी थी। वो उसे स्कूल के बाद अपने घर पर मुफ्त में ट्यूशन पढ़ाती, उसकी हर जरूरत का ख्याल रखती। जिस लड़के को विज्ञान के फॉर्मूले कभी याद नहीं होते थे, अब वो क्लास में सबसे अव्वल आने लगा। उसकी छिपी हुई प्रतिभा अब निखर कर सामने आ रही थी। कुछ सालों बाद जब 12वीं कक्षा का रिजल्ट आया तो आदर्श विद्या मंदिर के इतिहास में पहली बार किसी छात्र ने पूरे जिले में टॉप किया था। वो छात्र था साहिल। उस दिन स्कूल में एक बड़ा सम्मान समारोह रखा गया। जब साहिल मंच पर अपना मेडल लेने गया तो उसने वो मेडल लिया और सीधा नीचे आकर अपनी दोनों माँओं कमला और शारदा यादव के पैरों में रख दिया। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी किसी को उसकी बाहरी परिस्थितियों से नहीं आंकना चाहिए। हर इंसान अपने अंदर एक कहानी, एक संघर्ष लेकर चलता है। एक टीचर का फर्ज सिर्फ किताबी ज्ञान देना नहीं है, बल्कि अपने छात्र के दिल को समझना, उसकी मुश्किलों को पहचानना और उसे सही रास्ता दिखाना भी है। शारदा यादव ने अपनी एक गलती को सुधारा और एक बच्चे की पूरी जिंदगी को संवार दिया। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको इस कहानी का सबसे प्रेरणा